Hello friends, welcome to you and me. I hope you guys are well and I am also well to you. So let's start with the second part of Memorandum of Association. In the last part, we have discussed what is the meaning of Memorandum of Association. With that, we have also discussed the name clause. तो आज जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज एज वेल एज द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर ऑफ द कंपनी और वी कैन से इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी कि एक कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में क्यों आई है, उसका मेन बिजनेस क्या है। तो ये क्या होता है, हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि नेम क्लॉज क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि नेम क्लॉज जो है दैट इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ अ कंपनी, कि हमने हर कंपनी को उसका एक नाम देना है। वो नाम किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए और नाम को रजिस्टर करवाने के लिए दे हैव टू पास अ रेजोल्यूशन एंड दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द company. So after that, when the registration process is completed, the name is given to the company, and after that each and every company has to display that name on the every office, in front of every office, through the painted with the registered office, with the name, with the address of their registered office as well as their CIN number. So let's start with the another clause of memorandum of association, that is registration clause or registered office clause, or we can call it as situation clause or location clause. तो इसका मतलब क्या है, हर एक कंपनी का एक कहीं ना कहीं हेड ऑफिस होता है। तो जहां पर आपको अपना हेड ऑफिस बनाना है वो आपका क्या बन जाएगा, एक डोमिसाइल बन जाएगा कि ये कंपनी जो है वो पंजाब से रिलेटेड है, ये कंपनी जो है वो हरियाणा से रिलेटेड है, ये कंपनी जो है वो दिल्ली से रिलेटेड है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब हमने अपनी कंपनी को एक डोमिसाइल प्रोवाइड करना होता है तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, हमें एक ऑफिस की जरूरत होती है। तो जितनी भी कंपनीज हैं उनको अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस बताना पड़ता है, जिसके थ्रू लोग जो हैं वो उनको उनके नोटिसेस भेज सकते हैं, जिनके थ्रू वो उनको कोई भी कम्युनिकेशन अगर किसी के साथ करना है तो वो कम्युनिकेशन जो है आप उनके साथ कर सकते हो। So, according to section 12 of any every company shall furnish to the registrar a verification of its registered office within a 30 days of its incorporation, such as a manner as may be prescribed. तो कोई भी कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 उसको 30 दिन के अंदर जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो उसको बताना पड़ता है कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर होगा। तो इसकी अब इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो भी कोई भी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है वो तब तक अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकती, दे कैन नॉट शेल कमेंस एनी काइंड ऑफ बिजनेस, और वो कोई भी किसी भी तरह की बोरिंग पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट नहीं करवा देते। यानी कि वो ये नहीं बता देते कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर होगा, जब तक वो ये नहीं बताते तब तक वो अपना बिजनेस जो है वो शुरू नहीं कर सकते। After that, receiving a notice under section 12 subsection 1 states that the company shall on and from the 15th day of incorporation, 15 दिन के अंदर अंदर जब भी उनका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है उनको अपने सभी एक्नॉलेजमेंट्स के लिए, अपने कम्युनिकेशंस के लिए एक एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसके लिए उनको किस चीज की जरूरत होती है, दे हैव अ नीड ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। सो और किसके लिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर नोटिस भेजना है, लेटर भेजना है, या फिर कोई उनको स्पेशल डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, उनकी किसी ने इंस्पेक्शन करनी है कि क्या सच में ये कंपनी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, कि किसी और तरह की हमने कम्युनिकेशन बनानी है, तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, वी नीड द रजिस्टर्ड ऑफिस। इन द सेम वे किसी कंपनी का डोमिसाइल और उसकी नेशनैलिटी जो है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, कि उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई कंपनी जो है वो मोहाली में शुरू हुई तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो मोहाली में, पंजाब में कहीं ना कहीं होना चाहिए, ताकि हमें पता लग जाए कि ये कंपनी कहां से बिलोंग करती है, ये कंपनी जो है वो पंजाब से बिलोंग। This is also important for determining the jurisdiction of the court, यानी अगर कोई केस फाइल करना है
तो वो केस कहाँ पर फाइल होगा, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आएगा, हरियाणा कोर्ट के अंदर आएगा, कहाँ पर आएगा। तो उसकी ज्यूरिडिक्शंस को सेट करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है, हमें रजिस्टर्ड ऑफिस की जरूरत होती है। जैसे हमारा एक घर होता है जो हमारे बारे में बताता है, इसी तरह से हर कंपनी का एक ऑफिस होना बहुत जरूरी है जो उसके बारे में बताएगा। तो अब उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 12 सबसेक्शन 13 सेज कि कोई भी कंपनी का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको हर एक कंपनी को अपने नाम के साथ अपना वो एड्रेस जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपने बोर्ड के ऊपर लिखना पड़ेगा इन द लैंग्वेज इन विच दे आर यूजिंग। लाइक अगर हम पंजाब में हैं तो हमें पंजाबी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा, अगर हम हरियाणा में हैं तो हिंदी लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, अगर हम महाराष्ट्र में हैं तो हमें मराठी लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, सो दैट लोग जो है वो कंफर्टेबली उसको पढ़ सके कि ये कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है। In spite of they have to use the language of local language as well as the English language so that the people can be very comfortable to read about the address of their registered office। तो हर एक ये रिक्वायरमेंट है कंपनी एक्ट की कि जैसे ही उनका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपने बोर्ड के ऊपर उनके जितने भी लेटर हेड्स है, बिल हेड्स है, नोटिस है, जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उन सब के ऊपर अपना ये एड्रेस जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्लॉज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब अगर किसी ने अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज करना, तो इसके लिए हमारे पास तीन तरह की सिचुएशन है। फर्स्ट है विद इन द सेम टाउन, मतलब कि अगर हमने एक सिटी में ही एक जगह से दूसरी जगह पर, लाइक अगर मैं जैसे मोहाली से हूँ तो लाइक मुझे 7 फेज से 5 फेज में जाना है, तो विद इन द सेम सिटी अगर मुझे अपना सेक्टर चेंज करना हो, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना हो तो क्या प्रोसेस रहेगा। दूसरा, मैं एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर जा रही हूँ बट मेरा जो वो है एरिया है वो सेम रजिस्ट्रार के अंदर आ रहा है, वो केस उसमें हमारी जो प्रोसेस रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। तीसरा केस क्या है कि जब आप एक ही सिटी में हो, एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हो और साथ के साथ आपका जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है वो भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है, तो उस केस में आपको अलग से प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। एंड चौथी चीज क्या है कि जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर पहला है विद इन अ सेम स्टेट, लेकिन उसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरी है, और दूसरा है जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर शिफ्ट होते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रोसेस रहेंगे। तो अब हमारे पास केस ए विद इन अ सेम स्टेट, हमारे पास 3 केसेस हो गए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Second is from one city to another city but with the same jurisdiction of ROC, यानी हमारा जो रजिस्ट्रार है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर हम एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं और साथ के साथ हमारा जुरिडिक्शन भी चेंज हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, तीसरा केस बन गया। तो अब आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। अब अगर हम एक ही प्लेस में, एक ही सिटी में, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमें अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर वो हमें अप्रूव कर देते हैं कि ठीक है आप अपनी जगह जो है 5 फेज से 7 फेज में शिफ्ट कर लीजिए, तो इसका एक नोटिस बनेगा, जो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लिया उसका एक नोटिस बनेगा। वो नोटिस जो है वो हम रजिस्ट्रार को सबमिट करवा देंगे, और रजिस्ट्रार जो है वो हमारी सारी सिचुएशंस को चेक करके उसको क्या कर देगा, हमारे सर्टिफिकेट में, जो हमारा इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है उसमें वो चेंजेस कर देगा विद इन 15 डेज। हु शैल कीप द सेम रिकॉर्ड, और उसका रिकॉर्ड जो है वो रखेगा। तो इसका सिंपल प्रोसेस क्या हुआ, दैट वी हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब अगर हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं बट हमारा आरओसी जो है वो सेम रहता है, तो उस केस में हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विद इन अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। हम शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग को बुलाएंगे, उसके अंदर हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। उस रेजोल्यूशन में अगर हमें सारे शेयर होल्डर्स जो है वो परमिशन दे देते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम वो नोटिस जो भी हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया
उसकी एक कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे विद प्रिस्क्राइब फी विद फॉर्म नंबर MGT14, और उसके बाद वो रजिस्ट्रार जो है विद इन 15 डेज हमारे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो है वो चेंजेस कर देगा और उसके सारे रिकॉर्ड्स जो है वो अपने पास रखेगा। तो इसका क्रक्स क्या हुआ, दैट वी हैव टू कॉल अ शेयर होल्डर मीटिंग एंड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो हमने क्या करना है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास करना है और उसके बाद हमें इसकी परमिशन जो है वो मिल जाएगी। थर्ड केस इज दैट व्हेन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ ROC हैज बीन चेंज्ड। अब हमारा जो एरिया है उसका रजिस्ट्रार भी चेंज हो गया है, तो उस केस में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। हमें शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। आफ्टर दैट वी पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अब हमारा ज्यूरिडिक्शन भी चेंज हो रहा है, तो जहां पर हमारा ज्यूरिडिक्शन चेंज हो रहा है हम उन दोनों स्टेट्स के रजिस्ट्रार को अपना वो रेजोल्यूशन जो है शेयर होल्डर की मीटिंग में जो हमने पास किया था वो सबमिट करेंगे। तो वहां का जो रीजनल डायरेक्टर है वो क्या करेगा, वो हमारी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद हम अपने जो नया रजिस्ट्रार है और जो पुराना रजिस्ट्रार है उनको उसकी अप्रूवल दिखाएंगे जो हमें रीजनल डायरेक्टर से मिली, उसकी अप्रूवल की कॉपी, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी दोनों रजिस्ट्रार को सबमिट करवाएंगे और उसके बाद हमारी जो है वो हमारे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में चेंजेस हो जाएंगे और चेंजेस होने के बाद हमें नया ऑफिस जो है वो अलॉट हो जाएगा। तो अब इस पूरे प्रोसेस में हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक मीटिंग कॉल करी। मीटिंग कॉल करने के बाद हमने क्या किया, हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। स्पेशल रेजोल्यूशन को हमने किसके पास भेजा, हमने रीजनल डायरेक्टर के पास भेजा। अब ये जो रीजनल डायरेक्टर है इसकी परमिशन लेटर और वो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो हमने दोनों स्टेट्स के ऑफिसर्स को, रजिस्ट्रार्स को प्रोवाइड करवाए और रजिस्ट्रार जो है वो विद इन 60 डेज ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेगा और उसके बाद हमारी जो नई रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो दिस इज द होल प्रोसेस। यानी जब भी हमारा वो रेजोल्यूशन पास होता है और हमें रीजनल डायरेक्टर के पास वो एप्लीकेशन पहुंचानी होती है तो उसके लिए हमें 30 दिन लगते हैं। जब 30 दिन के बाद वो हमारे पास पूरे का पूरा प्रोसेस आ जाता है तो हम दोनों रजिस्ट्रार्स को वो भेजते हैं विद इन 60 डेज और विद इन नेक्स्ट 30 डेज वो उस प्रोसेस को पूरा करके हमारा नया ऑफिस जो है वो चेंज कर देते हैं। सो टोटली अगर हम देखें तो 120 डेज हुए एंड 120 डेज इज इक्वल टू नियर अबाउट वी कैन से 4 मंथ। तो 4 महीने के प्रोसेस के अंदर हम अपनी जो एक ही स्टेट है बट उसका ज्यूरिडिक्शन जो है RO का अगर वो चेंज हो जाता है तो हम अपना ऑफिस जो है वो इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नाउ अगर कोई व्यक्ति इसमें से, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको अपना स्पेशल रेजोल्यूशन दिखाना पड़ेगा, आपको रीजनल डायरेक्टर की वो परमिशन दिखानी पड़ेगी, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है, ये पूरे जो भी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बता रखी हैं, कोई भी अगर इसमें से एक भी वो मिस करती है तो उस केस में कंपनी के हर एक मेंबर को 1000 रुपए तक का फाइन जो है वो हो सकता है, विच कैन नॉट एक्सीड ₹1 लाख पर पर्सन। तो इस तरह से उनके ऊपर ये फाइन जो है वो लगाया जा सकता है। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल प्रोसेस एंड एवरी कंपनी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस। नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ केस बी। अब यहाँ पर क्या है, हमारी स्टेट चेंज हो रही है। तो सेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टॉक्स अबाउट व्हेन वी वांट टू चेंज आवर रीजनल ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, द ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम रिलेटिंग टू द प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर शैल नॉट हैव एनी इफेक्ट अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसकी परमिशन, अब वहां पर तो हमने किसकी परमिशन ली थी, रीजनल डायरेक्टर की परमिशन ली थी, लेकिन यहाँ पर हमें किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, वी हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हर एक कंपनी जो इसको करना चाहती है वो उसके लिए एक एप्लीकेशन किसको लिखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेगी। अब इसको एप्लीकेशन को लिखने से पहले दे हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स और बाकी जितने भी पर्संस हैं जो उस कंपनी के साथ डील करते हैं, जो उस कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं, उन सबकी परमिशन भी है उनको लेनी पड़ेगी। तो वो एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे जिसके ऊपर क्रेडिटर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का और जितने भी कंसर्न पर्सन है उन सबके कंसेंट लेटर्स होंगे और उसके साथ वो एक एप्लीकेशन भेजेगी कि हम अपनी कंपनी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट
करना चाहते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनके इस पूरी तरह से सहमत हो जाती है कि उन्होंने जितने भी उधार देने थे या जितने भी उनके ऊपर डेट्स ऑब्लिगेशंस थी उन्होंने पूरी तरह से कर दी हैं, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनको परमिशन प्रोवाइड कर देती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जब वो परमिशन प्रोवाइड कर देती है तो ये कंसेंट लेटर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन, ये दोनों लेटर्स जो हैं वो आप दोनों स्टेट्स के रजिस्ट्रार को सबमिट करवाते हो। रजिस्ट्रार को सबमिट करवाने के बाद वो दोनों जगह रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं और आपका रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर चेंज हो जाता है। अब क्वेश्चन आया कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी को मना भी कर सकती है कि आप अपना रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट। कि अगर कोई स्टेट ये बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि आप अपना ऑफिस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं शिफ्ट कर सकते क्योंकि इससे हमारी स्टेट को लॉस होगा एम्प्लॉयमेंट का और रेवेन्यू का, तो क्या ऐसा हो सकता है? यस, ये हो सकता है। ये ऐसा जो है वो मैनवेरा मिल्स लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बीच में हुआ था, जहां पर वहां के गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप अपना जो स्टेट कंपनी है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं बदल सकते हो। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी पॉइंट पर लगता है कि पब्लिक को या स्टेट को नुकसान हो रहा है तो वो उस समय में उनकी पावर्स को जो है या शिफ्ट करने की पावर्स जो है वो उसको मना कर सकती है। So this is all about registered office clause that once we have to start our business, we must have a रजिस्टर्ड ऑफिस। एक घर होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए जहां से लोग हमारे साथ डील कर सके ताकि लोग हमारे साथ विश्वास कर सके। अगर आप चाहते हो तो विद द परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विद द परमिशन ऑफ शेयर होल्डर्स, विद द परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर, विद द परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार, विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इन डिफरेंट केसेस यू कैन चेंज योर office from one place to another place or from one state to another state. This is all about the registered clause. Next is we have object clause. तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि कंपनी जो है उसकी एग्जिस्टेंस में क्यों आई, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मोटो क्या है। सो दैट्स व्हाई द थर्ड क्लॉज दैट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इससे ही लोगों को पता लगता है कि किसी भी कंपनी की बाउंड्री क्या है, वो उसका दायरा क्या है। यही बताता है कि उसकी काम करने की जो लिमिट है वो कहाँ तक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें कहाँ से पता लगती है? ऑब्जेक्ट क्लॉज से पता लगती है। जो प्रमोटर होता है जब भी वो कंपनी का ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है तो उसको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज कि जो भी उसने ऑब्जेक्टिव चूज किया है दैट शुड नॉट बी इलीगल और अगेंस्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट। वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज वो किसी भी तरीके से कंपनी एक्ट 2013 के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। यानी जो कुछ कंपनी एक्ट ने बताया है हम उसके खिलाफ जाके, हम उसके बाउंड्री से बाहर जाके अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट नहीं कर सकते। तो ये दो चीजें जो है हर एक प्रमोटर को ध्यान में रखनी पड़ेंगी whenever he is decided about the objective about the charter of a कंपनी। अब ये ऑब्जेक्ट क्लॉज चाहिए क्यों, हमें क्यों चाहिए? तो शुरू से ही मैं आपको बताती आ रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर आप मेरे साथ डील कर रहे हो, आपको पता है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा दायरा क्या है, क्या मैं जेन्युइन हूँ या नहीं, क्या आप लोग जब मुझे पैसे इन्वेस्ट करके बता रहे हो तो मेरी कंपनी जो है क्या आपको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी। तो एक ट्रस्ट बनाने के लिए, एक मोटो बताने के लिए कि आप अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? हमें उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो इनसे ही ऑब्जेक्ट क्लॉज से ही किसी भी मेंबर को, किसी भी क्रेडिटर को किसके बारे में पता लगता है? उस कंपनी के पर्पस के बारे में पता लगता है। दूसरा उनको पता लग रहा है कि वो अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज जो उनको वहां से पता लगती है ऑब्जेक्ट क्लॉज से कि कंपनी की पावर्स कितनी है। मान लो मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरी कंपनी जो है वो आपको ट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, मेरी कंपनी जो है वो आपको नोट्स प्रोवाइड करेगी, मेरी कंपनी जो है वो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी। अब क्या
मैं आपको डिग्री प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्या ये मेरी पावर में है या नहीं है? नहीं, ये मेरी पावर में नहीं है। तो अगर मैंने अपने आप को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया है, मैंने अपने ऑब्जेक्टिव में ये 3 चीजें लिखी हैं, तो यहाँ से आपको क्या पता लग गया कि मैं आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री प्रोवाइड नहीं करवा सकती। तो मेरी आपको क्या पता लग गई? मेरी कंपनी के आपको पावर्स पता लग गई। सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो नो द एक्सटेंट ऑफ कंपनीज पावर। आपको ये पता लगेगा कि कंपनी के पास कितनी पावर्स है, इसकी कहाँ तक हमारे काम जो है वो कर सकती है और कौन से इसके जो वर्क है जिसकी अप्रोच से दूर है। So this is the main objective of having a object clause. अब एक object clause में लिखा क्या होना चाहिए? तो obvious है, उसपे ये लिखा होना चाहिए कि हमारी कंपनी की जो मेमोरेंडम है वो हमें कौन सी पावर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। एक तो मैंने लिख ही दी कि मैं आपको कोचिंग प्रोवाइड करूंगी, मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी, लेकिन कुछ इम्प्लाइड पावर्स भी होती हैं जो कि हमारी कंपनी का जो नाम है, जो उसका ऑब्जेक्ट है, वो मुझे साथ के साथ दे देता है। लाइक अगर आप लोग बोलो कि हमें डाउट सेशंस चाहिए, हमें एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, हमें क्या वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इट इज प्रिज्यूम्ड। तो कई चीजें जो होती हैं वो कंपनी के पास इम्प्लाइड पावर्स दे दी जाती है। तो जो भी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लोज होता है उसमें एक्सप्रेस पावर्स और इम्प्लाइड पावर्स जो है वो लिखी होनी चाहिए, बताने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट इज, तो यहाँ पर एक बहुत फेमस केस है, दैट इज इवान वर्सेस बर्नर, जिसमें क्या था कि एक कंपनी जो है वो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज होती है। तो उसका जो पर्पस होता है वो क्या करती है कि वो पैसे जो है वो किससे इकट्ठे करती है? वो रिसर्च के थ्रू पैसे इकट्ठे करती है। तो अब लोग क्या करते हैं, वो लोगों को कहना शुरू कर देती है कि हम तो रिसर्च कर रहे हैं, एक्चुअली में वो क्या कर रहे होते हैं, वो केमिकल्स को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। तो डोनेशन के नाम पर, रिसर्च के नाम पर वो लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो लोग जो है वो क्या करते हैं, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन डालते हैं कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, एक्चुअली में जो पैसे हैं वो अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल में लगा रही है, इनको किसी भी तरह की कोई भी रिबेट नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ से मतलब कि कंपनी ने क्या किया, अपने जो ऑब्जेक्टिव था उससे दूर होकर उन्होंने लोगों को फ्रॉड करके उनसे पैसे जो है वो साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर इकट्ठे करने शुरू कर दिए, जबकि वो उनकी पावर्स में नहीं था। तो ये क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कंपनी के साथ डील करता है तो उसको उसकी ऑब्जेक्ट क्लोज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी पावर्स जो उसके है दायरे में है और कौन सी पावर्स के दायरे में नहीं है। नेक्स्ट इज Act to override memorandum articles. According to Section 6 of the Companies 2013, the provision of this Act shall have overriding effect on provisions contained in memorandum or article or in agreement or in resolution passed by the company in the general meeting or by the board of director, whether they are registered, executed, passed before, after the commencement of this act. तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो एक और सेक्शन 6 है वो क्या कहता है कि कोई भी कंपनी एक्ट के खिलाफ नहीं जा सकता, चाहे आपने वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो, चाहे आपने वो आर्टिकल में लिखा हो, चाहे वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में स्पेशल रेजोल्यूशंस के थ्रू पास कर लिया हो, लेकिन किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्ट जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 से ऊपर नहीं हो सकता। यानी अगर कंपनीज एक्ट 2013 आपको उसकी परमिशन नहीं प्रोवाइड करता तो आप वो काम जो है वो किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज और दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब अगर हम किसी भी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि किसी भी कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत आसानी से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी एग्जिस्टेंस क्यों है वो मेरा क्या बताती है, मेरा ऑब्जेक्टिव बताती है, मेरा मोटो बताती है। तो कोई भी कंपनी कोई और काम शुरू करके अपना ऑब्जेक्टिव कुछ और बता के बाद में उसको चेंज करके कोई दूसरा काम नहीं कर सकती। सो दिस इज नॉट अ सिंपल मैटर टू चेंज अ ऑब्जेक्ट क्लॉज। लेकिन कई बार हमें कुछ मजबूरियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है वो चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू कि कंपनी में बी बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन any after complying with the provision of section 13
alter the provision of memorandum of association. वैसे तो वो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने कुछ ऑल्ट्रेशंस की हैं, तो जिसमें उन्होंने इस प्रोसेस को थोड़ा सा सिंपल कर दिया है और उन्होंने बोला है कि अगर कोई कंपनी इस दायरे के अंदर सेक्शन 13 में जो उन्होंने प्रोविजंस बता रखी हैं, अगर वो उनके साथ मैच करती हैं तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो उनकी स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी है वो किसको सबमिट करवाएंगे? ऑब्वियस है, दे विल सबमिट इट टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार जो है वो मेमोरेंडम में नेसेसरी चेंजेस कर देगा और उसका एक सर्टिफिकेट जो है वो कंपनी को इशू कर देगा कि आप अपने जो नया इनकॉर्पोरेशन है वो इशू कर देगा कि अब इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये चेंजेस जो है वो हो गए हैं। नो ऑल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम शैल टेक प्लेस इफेक्ट until it has been registered with the registrar। जब तक आप वो रजिस्ट्रार को सबमिट नहीं करवाते हो तब तक आप अपने रजिस्ट्रेशन आप अपना जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, यानी उसमें किसी भी तरह का कोई भी एक्शन जो है वो आप नहीं ले सकते। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 13 सब सेक्शन 8 कहता है कि अगर किसी कंपनी ने पैसे उठा रखे हैं पब्लिक से थ्रू प्रोस्पेक्टस और अभी तक उन्होंने उस अनयूटिलाइज्ड मनी को लोगों को वापस नहीं किया है, तो उस केस में कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी अपना जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो चेंज नहीं कर सकती अनटिल और अनलेस। कब वो चेंज कर सकती है? अगर वो चेंज करना भी चाहती है, इस तरह की कंपनी जिसने पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया हुआ है और जो अनयूटिलाइज्ड मनी है उसको अभी वापस नहीं किया है, तो उसके लिए उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के अलावा और क्या करना पड़ेगा? उनको ये न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा इन द इंग्लिश और एज वेल एज इन द लोकल लैंग्वेज कि जो कंपनी है वो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से चेंज कर रही है। इसके अलावा जिस भी शेयर होल्डर ने उसमें पैसे लगा रखे हैं तो प्रमोटर्स को ये राइट होता है कि वो उनको जाने की अपॉर्चुनिटी दे, यानी अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है वो चेंज कर रही हूँ और कुछ शेयर होल्डर्स जो हैं वो अब मेरे साथ काम करना नहीं चाहते हैं, तो प्रमोटर को उनको जाने की छूट देनी चाहिए, यानी वो उसको छोड़ के जा सकते हैं। अगर ये सारा काम वो कर लेते हैं तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं? वो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट क्लॉज एज वेल एज द वी कैन से रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो ये दोनों क्लॉजेस जो है थोड़ी सी टेक्निकल है और इनमें चेंज करना जो है वो बहुत आसान नहीं होता। जनरली जो एक हेड ऑफिस है वो आपका एक ऑथेंटिकेटेड प्लेस होता है जिससे लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बनता है, एंड जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वो आपके डोमिसाइल के बारे में, आपकी नेशनैलिटी के बारे में भी बात करता है। तो जल्दी जल्दी से कोई भी स्टेट, क्योंकि स्टेट को उससे आपको रेवेन्यू मिलता है, उससे इनकम मिलती है, उसका एम्प्लॉयमेंट होता है, तो जल्दी जल्दी से कोई भी एक कंपनी जो है वो अपना रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो भी चेंज नहीं करती। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो तो आपकी एग्जिस्टेंस के बारे में ही बात कर रही है, तो कोई भी कंपनी जो है उसको अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए। ये दो चीजें ऐसी है जो आपकी कंपनी की इमेज के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं। सो अ कंपनी मस्ट बी वेरी केयरफुल, अ पर्सन और प्रमोटर मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट क्लॉज एज वेल एज द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कि उनका ऑफिस कहाँ पर होगा और उनका मोटो क्या होगा। अगर किसी ने ये दो चीजें जो है वो सही ढंग से कर ली तो उनकी कंपनी जो है दैट विल बी ऑन अ ग्रेट पाथ। सो थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, kindly share, like and subscribe my channel. Thank you from you and me.